सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मनु धर्मेंद्र प्रजापति, क्या मेरी वॉइस आप तक सब सही आ रही है? एकदम वॉइस बताएं सही आ रही सर। सभी को मेरा सादर नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही है? स्टार्ट कर दीजिए अब पढ़ाई को। अब आप बिल्कुल समझौता ना करिए किसी भी तरीके से और पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी। हम भी अब हम लोग जो हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे हो जाएं, बीच में छूट जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। बाद में कहोगे सर आपने पूरा नहीं कराया, तो मैं इस क्वेश्चन टॉपिक को पूरा कराने के बाद जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूंगा। यानी हर चैप्टर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको कराऊंगा और साथ ही साथ टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो पहले जीओसी का स्टार्ट कर देता हूँ, जीओसी पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल बहुत सारी बताऊंगा। फिर क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री तो खूब डिस्कशन हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बची है जिसको हमें डिस्कशन करना बाकी है, तो ऑर्गेनिक डिस्कशन करेंगे। और आप लोग हमारे साथ पूरा भरोसे के साथ बने रहिए और पूरी प्रिपरेशन अब आपकी अप टू द मार्क करवा दूंगा टिल अगस्त। और अगस्त में उम्मीद है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और सितंबर तक एग्जाम होने की संभावना भी पूरी, भगवान तो नहीं हूं लेकिन हाँ इतनी उम्मीद और भरोसा है कि बहुत सारी बातें आज तक जो आपको बताई मैंने, उनमें आपको सत्यता खुद महसूस ही होगी, कितनी है कितनी नहीं है। इसमें मैं बात आपसे कहूं नहीं ऐसा है वैसा है, कोई मतलब नहीं। आप पूरी भरपूर उम्मीद के साथ में तैयारी करिए और लगे रहिए। हम जितनी मेहनत कराएं उसकी 10 गुनी मेहनत आप लोग करिए, समय थोड़ा सा निकालिए। हमारा 1 घंटा आप जो यूज कर रहे हैं या मैं जो आपको 1 घंटे की सेवा दे पा रहा हूं, इसके बाद भी अपना पर्सनल स्टडी आप जरूर रखिए। नहीं रख पाते तो कम से कम उतना रिवीजन तो कर ही लीजिए जितना अनुसार आपको करवाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपने टॉपिक की, क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन जो है वही है जो अपने थे कंटिन्यू, वही मतलब मान के चलो 2 दिन में ये फिनिश हो जाएंगे। 30 ही करा रहा हूँ, ज्यादा करा भी नहीं रहा हूँ, ज्यादा करा भी नहीं रहा हूँ क्वेश्चन। 30 ही आज कराऊंगा तो 90 हो जाएंगे और कल 30 करा दूंगा, पूरे 120 हो जाएंगे। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से लेकर के चलेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हमारे साथ रहिए, भरोसे के साथ रहिए। ऐसा नहीं कि खाली मैं कहूंगा करूंगा नहीं, ये ऐसी संभावना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, चलिए। जी, क्वेश्चन पहला देखिएगा, क्वेश्चन 60, क्वेश्चन 61 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन 100 ml ऑफ 1 मोलर, यानी कि N1V1 अगर वैल्यू बराबर हो जाती है N2V2 की, अगर इक्वल है, इफ इक्वल तो न्यूट्रल हो जाएगा, इफ इक्वल तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो N1 कितना है हमारा? 100, V1 कितना है? M1V1 लगाना है, मोलैरिटी दे रखी, सॉरी मोलैरिटी दे रखी, तो हम यहाँ पर M1V1 लगाएं, N1 नहीं M1V1 लगाना पड़ेगा। ये फिलहाल बात तो यहाँ पर एक ही आएगी, M1V1 यहाँ पर M2V2 हो जाएगा। ये यहाँ पर 100 हो गया इंटू यहाँ पर 1 हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 हो गया। ये भी 100 आ गया और ये भी 100 आ गया। तो जब दोनों बराबर हो गए तो सॉल्यूशन फिर न्यूट्रल हो जाना चाहिए। फोर्थ वाला सही है। चेक करिए 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन चेक करिए।
ठीक है, 61 का डी हो गया। आपके साथ समय दे रहा हूं बिल्कुल। 61 का हरिओम श्रीवास्तव डी हो गया, वेरी गुड। 62 विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ इनटू इथेनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में से कोई भी हो उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या, जाइमेज लगाऊं या इन्वर्टेज लगाऊं, बताइएगा। जाइमेज, इन्वर्टेज? जाइमेज, वेरी गुड रजनी, शाबाश। एक्चुअली में क्या होता है, C12, सही है सही है, C12H22O11 अगर हमने लिया, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो यहाँ पर तो इन्वर्टेज लगता है, यहाँ पर इन्वर्टेज लगता है, जो बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। इसमें जाइमेज लगा दीजिए, जाइमेज लगा दीजिए तो ये कन्वर्ट कर देगा C2H5OH को। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एग्जाम्पल हमारा क्या आंसर आना चाहिए, जाइमेज एंजाइम आना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ठीक है, ऐसे ही जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत बार आया है, ये पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है, पीजीटी एग्जाम्स में क्वेश्चन ही आया है, पीजीटी एग्जाम जो हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप जरा देख लीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। 63 वाले का आंसर बताइए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप आंसर बिल्कुल सही बताएंगे, सही बताएंगे, जल्दी बोलिए। सिक्सटी थ्री वाले का बी बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता रहे, है ना। कार्बोनियम आयन, अब कार्बोनियम आयन इसका क्या होगा, ये आपका 3 डिग्री हो गया। ये वाला जो कंडीशन है, ये ऊपर वाली ये वाली कंडीशन, ये आपकी 3 डिग्री वाली हो गई। ये कौन सा हो गया आपका, 3 डिग्री हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ लगा है और यहाँ वाला है ये OH लगा है। तो ये कंडीशन तो यही, वो डबल बॉन्ड ये हो गई ना COH। तो अगर डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द, यहाँ कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा, रेजोनेंस नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ये लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तब तो ये विनाइल है, विनाइल है, और ये वाला एलाइल हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन आ जाइए। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये थर्ड वाला होगा, यानी कि ये कार्बोकैटायन हो गया। इसके बाद इसका कार्बोकैटायन बना लीजिए, इसका कार्बोकैटायन बना लीजिए। ये कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन की संभावना ये पॉजिटिव है, ये यहाँ मूव कराओगे तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये संभावना ये बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल आपका ये होगा, और सबसे कम ये 3 डिग्री वाला होगा। तो क्या जवाब सेकंड में सही सोच रहा हूँ, जवाब सेकंड वाला सही सोच रहा हूँ, बताइएगा। ये सेकंड फिर सही आएगा ना इस हिसाब से तो, नीलम, लुबना एंड एंड मनु, बताइए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, 64th क्वेश्चन कौन बताएगा, प्रीति बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा वही देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां तो है नहीं, यहाँ जीरो, इधर भी अल्फा नहीं, इधर भी नहीं, यहाँ जीरो, यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ अल्फा है, यहाँ नहीं है, बताओ। सी, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है मनु उपाध्याय कि अल्फा तो इसमें भी है, अल्फा यहां भी है और अल्फा यहां भी है, दोनों में अल्फा है, दोनों में, क्योंकि ये अल्फा हुआ ना, दोनों में अल्फा है, लेकिन आंसर आपने सी ही क्यों बताया? सी ही क्यों बताया? डी फिर आंसर क्यों नहीं हुआ? आपने यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, दोनों में अल्फा है, यहां अल्फा नहीं है, जीरो, यहां अल्फा नहीं है, लेकिन एक तरफ तो अल्फा है ही। अल्फा होना चाहिए, वो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो मनु जी, लुबना, नीलम, बाकी जो भी लोग इस पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक तो लाइव सेशन अंकिता, पूरन पंडित, और आपका हरिओम श्रीवास्तव, रजनी कुमारी, अर्चिता सेन और सीमा, ये सभी भाई बहनें हैं। और ये जितनी भी बहनें हैं और भाई हमारे इस पर हैं, वो सभी बताएं कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। नहीं, डिहाइड्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जवाब नहीं है। दिस इज नॉट अ एक्यूरेट आंसर, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। जी बोलिए, फटाफट जवाब दीजिए। नहीं बता सकते, यानी नो सर, यस सर, कुछ तो बोला करो यार। कोई नहीं बोलता, साइलेंट मोड में चले जाते हो भाई यार। कम से कम नो ही बोल दो कि सर आप ही बता दो, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूं आपका। देखिएगा, अगर हम इस वाले फोर्थ वाले ऑप्शन को मैं देखता हूं, फोर्थ वाले ऑप्शन को देखता हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो बल्कि ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप लगा है, और बल्कि ग्रुप की वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बन जाएगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, देखिए समझिएगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो, अल्फा तो केवल इधर ही लगे ना, उधर थोड़ा ना होंगे। 5 अल्फा नहीं, यहाँ तो है ही नहीं अल्फा, ये तो 0 अल्फा चला गया यहाँ। सी डबल बॉन्ड ओ, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द परफेक्ट आंसर, कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकअप कर जाएगा, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, जबकि इधर वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर आपको जवाब लिखना पड़ेगा कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन इसलिए नहीं शो कर पाता है कि जब ये वाले दोनों आपस में पास पास में आएंगे, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा आपस में पास पास, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कर जाएगा, टकरा जाएगा आपस में, मॉलिक्यूल रिपेल करना शुरू कर देंगे बल्कि ग्रुप होने की वजह से। इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, और बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना? समझ में आया? चलिए 65th पे चले आइए, 65 क्वेश्चन पे चले आइए। 65th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। इसमें कौन सी रिएक्शन बेंजीन, क्या है? डिक्रीज हो रही है, बोलो। यहाँ देखो, ये बढ़ी, बढ़ी का मतलब निगेटिव ज्यादा है तो डिक्रीज हुई ना। फिर क्या कर रही, फिर इंक्रीज कर रही है। पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन, कौन बेंजीन नहीं देगा? देखो, ये वाली रिएक्शन भी बेंजीन की पढ़ी होगी आपने, इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करो तो यहाँ C6H6, ये C6H6 यहाँ बेंजीन मिलेगा, साथ में N2 मिलेगा, साथ में H3PO3 मिलेगा। हाँ, और हो गया है ना, बैलेंस हो गई, और एक HCl भी निकलेगा क्या, H और Cl, हाँ एक HCl निकलेगा इस वाली रिएक्शन में। अगर आप रिएक्शन कराओगे तो C6H6 मिलेगा, एक N2 मिलेगा,
एक आपका HCl मिलेगा और एक आपका CH3CHO मिलेगा। चेक आप कर लेना। CH3CHO मिलेगा, एक 2H हमने इन्वॉल्व कर लिए, ठीक हो गया। इसमें हमारा जो है बॉयल करोगे तो संभावना नहीं है, तो यही आंसर हमारा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हमारा एक्यूरेट बन जाएगा। फिलहाल अगर बॉयल करोगे तो बनेगा क्या, ये अगर जानना है वाटर के साथ में, तो यहाँ बनेगा C6H5OH बनता है, फिनॉल बनेगा। अगर जानने का मन हो रहा है तो N2 बनेगा और HCl बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा फिनॉल बन जाता। अगर जानने का मन भी है तो जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला हमारा आंसर सही होगा। ये बेंजीन नहीं देगा, ये फिनॉल दे देगा। इज इट क्लियर मनु? और बाकी नीलम, प्रीति, बताइए सभी लोग। देखिए, इन डिस्कशन हेल्दी करिए, बढ़िया करिए, डिस्कशन हेल्दी करिए, बढ़िया करिए, और साथ ही साथ खुश रह के कर पढ़िए। बोरिंग नहीं करिए, मतलब पढ़ाई को बोझ समझ के मत पढ़िए। पढ़ाई को जिन लोगों ने जीवन में बोझ समझा, तो फिर पढ़ाई जिंदगी भर उनके लिए बोझ बनी रही और वो उसको ढोते रहे। जिन्होंने एंजॉयमेंट में इसको पढ़ा, वो उन्होंने इसके साथ एंजॉय किया और उनकी जिंदगी भी एंजॉय से ही गुजरी। सिलेक्शन इज नॉट ए मैटर। सिलेक्शन तो होना ही निश्चित है, लेकिन ये भी निश्चित है कि खुश रहिए। बोझ लेके जिएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, पेन और लेकर के जिएंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए दिल थाम के बैठे रहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हर इंसान इस उम्मीद में जिए जा रहा है कि कल अच्छा ही होगा। तो आपके पास भी एक उम्मीद होगी, और उम्मीद बनाए रखना और इच्छाओं को जागृत रखना, ये इंसान की पहचान है, इंसान की निशानी है। वरना तो अगर इच्छाएं शांत कर लोगे तो फिर साधु संत बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, लोग कहते हैं इच्छाएं मत बढ़ाइए, मैं तो कह रहा हूँ इच्छाओं को बढ़ाइए। जब तक इच्छा नहीं बढ़ेंगी, कुछ करने का जज्बा नहीं पैदा होगा। नहीं तो फिर संगम पे जाके जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चले आइए। विच केमिकल added to leaded petrol to prevent the deposition of the lead in the combustion chamber? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच केमिकल एड, सिंपल सी बात है, पेट्रोकेमिकल्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें बुद्धि सिर्फ लगानी है कि ये मतलब डायरेक्ट बेस क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं। टेट्राइथाइल लेड अधिकतर लोग एग्जाम्पल इसका बोलेंगे कि विच केमिकल एडेड टू लेडेड पेट्रोल टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ द लेड इन द कंबस्शन चैम्बर। बिल्कुल सही, टेट्राइथाइल लेड ही इसमें ऐड होगा, है ना। इथाइलिन ब्रोमाइड अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इथाइलिन ब्रोमाइड इज नॉट ए परफेक्ट आंसर। 66 वाले का जो जवाब आपने दिया है वही एक परफेक्ट है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड हमें कंबस्शन चैम्बर में क्या होता है, एक आवाज जैसी आती है इंजन में। यस, बिल्कुल 100%, यानी इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इथाइलिन ब्रोमाइड को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, मैं बताए भी देता हूं आपको। दोनों लुबना ने भी बोला है, मैं आपको बताऊं, इसमें आंसर यही लगाइए। एक मैंने एक जगह देखा था, समझा था, इथाइलिन ब्रोमाइड दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इथाइलिन ब्रोमाइड इज नॉट ए परफेक्ट। परफेक्ट जवाब जो है वो टेट्राइथाइल लेड ही आएगा। एंटी नोकिंग कंपाउंड डिपोजिशन नहीं होने देता, जबकि इथाइल ब्रोमाइड उसमें सॉल्वेंट का भी काम करता है। तो कुछ किताबों में इथाइलिन ब्रोमाइड दिया है, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड इज द परफेक्ट आंसर। मैं इसी पर ही टिक करूंगा। देखिए क्या है, उसमें खुद लेड है, ये बात आपकी ठीक है। लुबना, आपने जो बात कही है वो ठीक है, उसमें खुद लेड है, ये भी परफेक्ट आपकी बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि लेड होने की वजह से जो इथाइलिन ग्रुप है, वो इथाइलिन ग्रुप अगर आपको देखो, टेट्राइथाइल लेड ले लो, तो ये रिपल्सन बढ़ाएगा, डिपोजिशन नहीं होने देगा। जब कोई चीज आपकी बॉडी में ज्यादा हो ऑलरेडी पहले से, और आपको और खिलाई जाए, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर देगी, रिपेल मारना शुरू कर देगी। जैसे आपका पेट भरा हो, आपको और खाना खिलाएं तो आप मना कर दोगे, बोले साहब उल्टी हो जाएगी, नहीं खा पाएंगे। तो कंडीशन है रिपल्सन, डिपोजिशन नहीं हो पाएगा।
67 पर चले आइए, 67 पर चले आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस मेक द वाटर हार्ड? कौन सा आयन इसमें वाटर को हार्ड बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट आयन होंगे और साथ ही साथ क्लोराइड आयन होंगे, है ना। कैल्शियम के सल्फेट आयन हो या कैल्शियम के क्लोराइड हो, वही वाटर को हार्ड बनाते हैं, है ना। तो मैंने तो यही पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब एक होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस मेक द वाटर हार्ड? सेट नहीं हो रहा है इसमें से कोई। अब हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। मनु समझना, यहाँ ये चीज दी नहीं है। अब जब ये नहीं दिया है कि परमानेंट है कि टेम्परेरी है, तो नाइट्रेट तो संभावना है ही नहीं। या तो सल्फेट आयन होते हैं या क्लोराइड होते हैं, ये परमानेंट में। टेम्परेरी में बाइकार्बोनेट होता है, टेम्परेरी में बाइकार्बोनेट होता है। तो फिर ये मान के चलिए सोडियम के साथ में बनाता नहीं। ठीक, तो इसलिए फिर आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेरी परमानेंट डिवाइड नहीं किए गए। टेम्परेरी परमानेंट डिवाइड नहीं किए गए, इसलिए आपको टेम्परेरी लेना पड़ेगा। और ये सोडियम और पोटेशियम कुछ भी हो बाइकार्बोनेट होंगे, जो आसानी से रिमूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की होती है। और ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है वो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। या तो क्विक लाइम मिलाते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस है क्विक लाइम मिला दीजिए। दूसरा आपने आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ा होगा, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है ना, पता कर लेते हैं और रिमूव भी कर देते हैं। उसके बाद आ जाइए मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड। इसमें सबसे कॉमन लेंथेनाइड कौन सा है? विच वन इज मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड? तो लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड तब्दे हो इराथुम यबलू से मिलने गए। लाला सियाराम, तो लाला तो बेचारा डी ब्लॉक का है, सियाराम एफ ब्लॉक का है, तो यहाँ पर सीरियम ही होना चाहिए। लेंथेनम तो है नहीं। ठीक है, मोस्ट कॉमन का मतलब पहला एलिमेंट ये, बाकी तो आपको देख ही रहे हो, है ना। प्लूटोनियम को अगर देखना चाहोगे तो प्लूटोनियम भी है और समेरियम भी है। मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, तो ये सीरियम ही लगाई। वैसे है तो ये भी लेंथेनाइड, ये भी लेंथेनाइड, एसम भी लेंथेनाइड है, क्यों। और ये आपका प्लूटोनियम तो एक्टिनाइड है, ये आपका एक्टिनोइड है, ये एक्टिनोइड है। और ये आपका समेरियम जो है वो लेंथेनोइड है, और ये भी लेंथेनोइड है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो बी ही परफेक्ट मेरे हिसाब से आंसर आएगा। क्यों भाई सीमा, बोलो बेटा, सीमा बताइए। चलिए 69 वाले पे आइए। बाकी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लग रहा है कि सो गए फिर। हाँ, सो गए क्या? मनु सी, क्वेश्चन पढ़िए। मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है। तो कॉमन का मतलब हुआ सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो, या तो सीरियम पहले का यूज करो या फिर लास्ट वाला ल्यूटीशियम, हमेशा पहले कॉमन की बात कर रहा है। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज होता है, ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार आया है, यूपी पीजीटी में ये कई बार आया है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। यूपी पीजीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी, तो मेरे हिसाब से ये क्या करता है, रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स का नाम है
ये आपको दिखाई दे रहा होगा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, Na3AgS2। यही वाला कंपाउंड AgBr से रिएक्शन करा दीजिए, अपने आप बन जाएगा। रिएक्शन करा के दिखाऊं, अगर नोट करना चाहो तो करो। AgBr की रिएक्शन कराइए 2Na2S2O3 के साथ में। जैसे रिएक्शन कराओगे बन जाएगा Na3Ag, यही वाला कंपाउंड Ag ब्रैकेट में S2O3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट वही होगा जो अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम जो होता है वो अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सब कर लेते हैं। ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, सब रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन बेचारा क्विक लाइम रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो 71 का आंसर क्या होगा, सॉरी 70 का आंसर क्या होगा, बी होगा। मुझे तो बी ए लग रहा है, बी बताइए, ए होगा। मुझे तो ए लग रहा है नीलम, बी होगा। अमोनिया के लिए ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ए ही होगा आंसर, बी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ए ही आंसर होगा, कैल्शियम। बाकी तो रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट बना लेगा। हम्म 71 पे आइए। इन कार्बोनियम आयन द कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही होता है ना। 71 का फर्स्ट हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। भाई एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक, 72 वाले पे चले आइए। नाइट्रेट इज कंफर्म्ड बाय रिंग टेस्ट। द ब्राउन कलर मिलता है FeSO4। अगर रिएक्शन आप जानना चाहते हो तो FeSO4 प्लस NO की रिएक्शन करोगे तो दोनों रिएक्शन कर जाते हैं आपस में, तो FeNOSO4 बनता है। तो चाहे पेपर में FeNOSO4 लिख के आए या पेपर में FeSO4.NO लिख के आए, दोनों एक ही बातें हैं, यानी इसका जवाब यही आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, आज स्पीड आपकी थोड़ी ठीक लग रही है, लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि पूनम आप बहुत लेट ज्वाइन किया अभी आपने, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ अभी आपने ज्वाइन किया है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन बाय द मेथड। Quantitative measurement of nitrogen in an organic compound is done by the method। बोलिए, बर्थेलॉड मेथड है, ये तो याद करना पड़ेगा। नाइट्रोजन हम लोग या तो जेल्डाल मेथड से करते हैं या फिर ड्यूमास से करते हैं। दो मेथड इस पे अप्लाई होते हैं, या तो ड्यूमास करते हैं और या फिर हम लोग जेल्डाल मेथड करते हैं, KJELDAHL जेल्डाल्स मेथड करते हैं। ठीक है, ये वाला बताइए, स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब आप बताइए पहले। जी, स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग बताइएगा।
स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है E/m इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 निकालिए। ये लगभग इन दोनों में से कोई आएगा, ये आएगा थर्ड आएगा, क्योंकि ये माइनस आएगा नहीं, प्लस ही आएगा, तो उम्मीद मेरी यही कि यही आएगा। ठीक है, चलिए नीलम, मजा आ रहा है। 75। In the reversible reaction, a catalyst is substance। क्या करता है रिवर्सिबल रिएक्शन में? कैटलिस्ट क्या करता है ये बताओ। एक मान लो एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ पर इंसान जो है वो यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचना है, तो जितना इधर जाएगा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन उतना ही तो वापस आ जाएगा, ये उतना ही वापस आ जाएगा। तो 75 वाले का जवाब क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कोई रोल होता है, टाइम को रिड्यूस कर देता है। रिएक्शन बिल्कुल सही बात है, रिड्यूसेस द टाइम, ये टाइम कम करेगा और कुछ नहीं। तो रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट इन द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। थर्ड, ठीक है। HNO2 acts both as reductant and oxidant while HNO3 act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये दोनों की तरह काम करेगा, जबकि HNO3 किसकी तरह काम करेगा ये आपको बताना है। तो HNO3 तो दोनों की तरह काम करता है ना, ये दोनों की तरह काम कर रहा है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, प्लस 2 दूनी 4 में से गया, यहाँ प्लस की 3 आ जाएगी और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ प्लस की 5 आएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अंकिता यादव, प्रीति, चलिए 3 क्वेश्चन आपके दर पे बैठे हुए हैं। 77, 78, 79। हाँ, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ही ना। कहाँ पर Kp Kc की वैल्यू बराबर होगी? तो फार्मूला है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। तो इसका मतलब हुआ अगर हम लोग RT की पावर डेल्टा n लगा रहे हैं तो डेल्टा n की वैल्यू जब क्या हो जाए, जब डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है फिर इसी में यानी दोनों तरफ प्रोडक्ट का नंबर n2 माइनस n1 जो है वो डेल्टा n होता है, और ये वैल्यू n1 बराबर n2 हो जाए तभी आंसर आएगा। तो फिर सी जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है मनु उपाध्याय जी।
बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब दे रहा हूं, इसलिए आप पूरा कोऑपरेट करिए। अच्छा, विपिन भी आए हैं, झारखंड वाले विपिन, बिल्कुल राइट। 77 का थर्ड बताया है, 78 का सेकंड बता रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज दैट विच परमिट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, बिल्कुल एक्यूरेट बताया आपने। केवल सॉल्वेंट ही जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जाते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम इसका बताओगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। तो पेंटेन डाइऑल हो गया, और पेंटेन 4 पर भी डाइऑल है, 2 पर भी डाइऑल है, और 2 पर मिथाइल भी लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइऑल हो जाएगा। यस, सेकंड वाला जवाब सही है, सेकंड वाला जवाब सही है। 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइऑल। सही है। चलो ठीक भाई, बढ़िया। आ जाइए, 80 और 81 82 तीन बताइए। 81 80 80 81 82। जी बोलिए। व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के तवे पे बैठ जाइए, आपको फीलिंग आएंगी अच्छी अच्छी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस कैल्सिनेशन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कैल्सिनेशन हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सल्फाइड और sulfide ores metals are usually concentrated by froth flotation process. Which one of the following sulfide ore offers an exception? तो सिल्वर का होता है। इसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइनाइड ट्रीटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर साइनाइड ट्रीटमेंट यूज करते हैं। साइनाइड ट्रीटमेंट आपको याद होगा, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, फॉरेस्ट प्रोसेस को यूज करते हैं। सही है, याद है आपको ये बात? साइनाइड ट्रीटमेंट या मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम बताइएगा इसका। पोटेशियम ट्रिस या ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनियम थर्ड, एल्यूमिनेट थर्ड, क्योंकि नेगेटिव में है एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनेट हो जाएगा। सही है सीमा। 30 तक कराने हैं, इसलिए पूरे भरोसे के साथ बने रहिए आज, और 30 कल हो जाएंगे। उसके बाद मंडे से हम लोग एकदम बढ़िया चैप्टर वाइज प्रोसेस चलेगा। टेंशन ना लीजिए, पहले पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन, फिर पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन, फिर पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन, धुआं कर दूंगा केमिस्ट्री, आग उगलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड एक्स-रेज? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स-रेज? बताइए।
ठीक है, चलो भाई ये स्कूल कोई बात नहीं, मजा ले लो। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज एक्सरेज, आपने जवाब दिया है डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सरेज जो है वो इसी में डिफ्लेक्ट नहीं होती, बाकी इन पे सब असर होता है। ठीक है, आग लगाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली स्कूल, चिंता ना करिए। खुदी में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। इतना मजबूर कर दो चयन आयोग वालों को कि घर पे खुद बुलाए फोन करके, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, कार्ड ले जाओ भैया, काहे नहीं ले जा रहे हो, अपना लव लेटर ले जाइए आकर के जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। डेल्टा एच पॉजिटिव होती है एक्सोथर्मिक के लिए, नहीं नेगेटिव होती है। डेल्टा एच नेगेटिव होती है एक्सो एंडो के लिए, नहीं पॉजिटिव होती है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज द सेम, सेम ही होगी एसिड और बेस की, चाहे एसिड को मिलाए चाहे बेस को मिलाए। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नेगेटिव। तो फिर 84 का जवाब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 84 का जवाब आपको क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोलिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो फिर जो करेक्ट है फिर वो यही बना, थर्ड वाला ही बना। 85th पे आइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग इज, तो पता ही है आपको भाई, Cl लगा है, माइनस आई इफेक्ट है, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर CH3 आ गया, फिर HCN आ गया, तो यही जवाब होना चाहिए, थर्ड वाला। थर्ड वाला ही जवाब राइट है। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, या एडियाबेटिक कहलाता है। यहां पर तो एडियाबेटिक हुआ, हीट एक्सचेंज ऑफ हीट जहां पर ना हो पाया। 86 वाले का डी होगा। ठीक है, द HO एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, तो 104.5 होता है, तो एक ही ऑप्शन है 104.5, नियरली इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, चलिए। विच सेट हैज द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट, सेम नंबर ऑफ अनपेड आना चाहिए, चेक कर लीजिए, सेम नंबर अनपेड आना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका अनपेड एक आ जाता है भाई, यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पर 3 आ जाते हैं अनपेड, यहाँ पर आपका अनपेड आ जाता है 3p5 होता है, एक अनपेड आ जाएगा, तो गलत हो गया, ये तो संभव नहीं है। इसमें देखो, इसमें सब में, इसमें भी अनपेड नहीं है, नहीं इसमें, इसमें 3 अनपेड है, इसमें 0 है, 0 है, इसमें 3 अनपेड हो जाएंगे, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3, नहीं एक अनपेड आ जाएगा, यहाँ पर एक अनपेड आ जाएगा, 3s2 3p1 आ जाता है। यहाँ पर आपके 3 अनपेड आ जाएंगे, यहाँ पर 3 अनपेड आ जाएंगे, यहाँ पर 3 अनपेड आ जाएंगे, यानी कि ये वाला सेम होना चाहिए। फोर्थ 88 का जवाब जो है वो फोर्थ होना चाहिए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट है ना, 3 मनु, 3 ही आएंगे, चेक करके देख लीजिएगा, बाकी इनमें निकालो, ये सब फुली फिल्ड है, इनमें ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगे Fe, यानी Cl नेगेटिव आ जाओ तो ये तो 0 हो गया, ट्राई पॉजिटिव में आ जाइए तो 2 1 गया, यहाँ 5 अनपेड आ जाएंगे, इस तरीके से निकाल लीजिएगा, फिलहाल यही आंसर एक्यूरेट आएगा, क्योंकि जब एक आ ही गया तो दोबारा फिर चेक करने का कोई मतलब बचता नहीं है उसमें। 89 वाले पे आ जाइए, 89 वाले पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, ये क्वेश्चन पीजीटीज में आया है, ये पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। 89 वाले में आपको ध्यान ये याद करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड में ग्वानिन होती, साइटोसिन होती, एडिनिन होती है ना, AGCT, और टी यहाँ ट्रायोसिन नहीं होती है, थाइमीन होती है, ट्रायोसिन नहीं होती है। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो आपने CO और इस तरीके से बनाइए यहाँ पर, तो एक तो सिस और ट्रांस बन जाएगा। भाई देखो, एक ये बना, एक ये बना, तो इसमें एक आप बना दो EN,
ऐसे करके EN जोड़ दो, एक EN ये जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, तो नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद एक बनना चाहिए मिरर इमेज वाला, एक तो ये गिनोगे, ये 1 गिनोगे। इसके बाद एक ये गिनोगे आप CO, इस तरीके से ये हो गया आपका EN, ये हो गया आपका EN, ये Cl, एक ये गिनोगे। इसका मिरर इमेज जो है 90 वाले का जरा बताइएगा, 90 वाले का जवाब बताइए। इसका मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज इसका बनेगा ये वाला, एक इसका ये बन गया। तो ये हो गया आपका D और दूसरा L बना दो, ये L हो गया। एक सिस बनाओ, ये ट्रांस हो गया, और एक सिस बनाइए, सिस ये वाला हो गया EN, यानी टोटल 4 आएंगे, टोटल 4 आएंगे, टोटल 4, 90 वाले में टोटल 4 आएंगे। मैं बना करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक तो ये आ गया EN, ठीक है, यहाँ पर CO ऐसे जोड़ दो, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे EN और ये Cl, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, और ये हो गया D, और ये हो गया आपका L। तो इसके इस वाले के 2 बन जाते हैं, क्या अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं। अर्चिता ने भी छोड़ दिया, सर टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। ये बताओ कि सिस वाले के भी तो 2 बनेंगे, एक D होगा एक L होगा। सिस वाले के भी तो 2 बनेंगे, एक D और एक L होगा। आप अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? वो आंसर 3 ही लगा के आएंगे, और 3 ऑप्शन भी नहीं दिया। पहली बात तो यही है कि 3 ऑप्शन भी तो नहीं दिया है। एक तो ये भी समस्या है ना, 3 ऑप्शन में अगर दिया होता तो 3 तब भी नहीं लगाते हम। कारण ये था कि लोग एक सिस है, ट्रांस है, और सिस वाले के 2 पॉसिबल हैं, एक D और एक L। तो मानोगे 4? नहीं मानोगे भैया, मान लो। अब हो ना मनियो तो कम मनियो भैया। 91 पे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करिए 91। बस यही कराऊंगा मैं लास्ट, 91। चलो 92 और कर लेना अगर लगे तो, इससे ज्यादा नहीं, बाकी रिमेनिंग कल। 91 92 जवाब दीजिए, 91 92 जवाब दीजिए। ये रिएक्शन है आपकी, ये दो आपको ये बनानी है रिएक्शन, B+D, यानी कि B+D, B+D। तो क्या करें B+D बन जाए? सबको जोड़ दें, जोड़ने से काम चलेगा सबको। पहली बात तो हमें B+D लाना है, A कैंसिल करना, तो इस वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे पेन फंस गया भाई, सॉरी, पेन गड़बड़ कर रहा है, रुक जाइए। जी 91 वाले में क्या आ रहा है? 4th आ रहा है मनु, सबने 4th निकाल लिया है? ये वाला आंसर निकाला है? चेक कर लो एक बार भाई। पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका पहली वाली को जब 2 से करोगे तो ये 300 बन जाएगा, तो मतलब यहाँ 300 हो गया, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन एज इट इज़ है, तो इसे एज इट इज़ रख दो, तो माइनस का हो गया आपका 125 हो गया, ठीक। और इस वाली को जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस का 350 हो गया, तो ये आपका हो गया 475। तो 300 माइनस 475 हो गया, तो इसमें से घटा दिए, माइनस का 175 आ रहा है, ठीक है, यही आएगा। डायरेक्ट निकालिए केवल, मतलब इसको क्वेश्चन को एडिंग छोड़िए, डायरेक्ट वैल्यू पे, यानी इसकी वैल्यू में ये वैल्यू क्या करनी है आपको, जोड़नी है और ये घटानी है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस दैट्स ऑल। 92 बताइए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा कि आज मैक्सिमम लोग आए। आप आइए, डेली पढ़ाई होगी, बढ़िया से होगी, टेंशन फ्री करके होगी।
लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो अब मैंने आपको बताया मैं महा जो है वो आलसी बन जाऊंगा फिर। अभी तक तो रत्नाकर शुक्ला भी आज दिखाई दिए हैं बहुत दिनों बाद। रत्नाकर जी कहाँ थे अभी तक आप? जब जागो तभी सवेरा। चलो कम से कम जागे तो आप। चलिए इसके बाद हमारी स्टडी वही चैप्टर वाइज होगी। मतलब पहले कल हम और बचे हुए क्वेश्चंस करा दें और दैट्स ऑल। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर वाइज स्टडी ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। आग लगेगी 100%। चलिए ठीक है, ओके सर जी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।